रिकॉर्डिंग ऑन कर दी मैंने। एसी सोर्स विथ इंडक्टर, क्या होता है इसमें? हमने देखा था कि हमारे पास जो ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है उसमें ईएमएफ कैसे वेरी कर रहा है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। मैं सिर्फ ओमेगा टी लिख रहा हूँ, फाइव से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। इसके साथ मैंने सिर्फ एक इंडक्टर लगाया और मैंने कहा कि अगर यहाँ करंट जा रहा है आई, तो इस लूप की इक्वेशन में क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो। दैट मीन्स एल डी आई डी टी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। दैट मीन्स एल डी आई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, राइट। इसको इंटीग्रेट कर दें, विच मीन्स एल आई इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी, राइट, या माइनस ई नॉट कॉस ओमेगा टी। ई नॉट बाय ओमेगा भी आएगा ना, इंटीग्रेशन होगा तो ई नॉट बाय ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और मैं लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, है ना। ये तो हम लास्ट यस क्लास सर। में कर, इतना तो हम लास्ट क्लास में कर ही चुके थे। इसके आगे इसके बारे में बात कर रहे थे तो बार बार इंटरनेट आ रहा था जा रहा था, तो पूरा एक बार एक फ्लो में ख़त्म करेंगे। करंट इस तरीके से वेरी कर रहा था। हमने देखा, इसको कंपेयर किया विथ द इक्वेशन ऑफ इंडक्टेंस की जगह जब रेजिस्टेंस लगा था उस केस में जो इक्वेशन आया था करंट का, वो क्या आया था? वो आया था आई इज इक्वल टू ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। विथ रेजिस्टेंस क्या आया था? ये इक्वेशन बनी थी। ये हम अपने दिमाग में रखेंगे, आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, ये ओमेगा एल की कोई खास वैल्यू है बिल्कुल वैसे जैसे कि रेजिस्टेंस की है, एक्सेप्ट फॉर कि इंडक्टर लगाने पर आपका जो करंट है वो फेज में पाई बाय टू पीछे हो जा रहा है इन कंपेरिजन टू ईएमएफ, राइट। तो दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? सबसे पहले तो कि सर आपका जो ओमेगा एल है इसको हमें कोई नाम देना चाहिए। इसको हम लोग लिखेंगे एक्स एल। एक्स मतलब क्या हो गया? इंडक्टेंस। क्या हो गया सर? इंडक्टेंस नहीं, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस। हाँ, रिएक्टेंस। किसका रिएक्टेंस? तो इंडक्टर का रिएक्टेंस, इसलिए इसको कई बार इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कहते हैं। कई बार क्या प्रॉपर नाम इसका क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस ही है, ठीक है। तो ओमेगा एल इज इक्वल टू एक्सएल है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका जो करंट है इट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय फेज पाई बाय टू। करंट ईएमएफ से फेज में पाई बाय टू पीछे चल रहा है। यहां तक कॉपी कर लीजिए सब लोग। देखो मैं आपको हो गया सर। बता रहा हूँ, ये चैप्टर पढ़ते वक्त ना एक बार डिफिकल्ट लगता है पहली बार में। मेरा ये रिकॉर्ड रहा है, हर साल की कहानी है। जब सिलेबस कंप्लीट होता है मैं बोलता हूँ बेटा कोई एक चैप्टर बता दो जिसका रिवीजन की सबसे ज़्यादा जरूरत है। एंड एवरी सिंगल ईयर, हर साल बच्चे मेरे को बोलते हैं सर सबसे पहले तो आप ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर को रिवाइज करा दीजिए, ठीक है। उसको जब मैं रिवाइज कराता हूँ बोलते हैं इसमें से कौन सी चीज़ आपको नहीं पता थी? सर सब याद था। फिर भी लोगों को बिना बात के इस चैप्टर से डर लगता है। अगर आप इस चैप्टर को सही से रिवीजन कर लेंगे, अपने घर पे घर पे ही रहते हैं आप, मतलब क्लास के बाद रिवीजन कर लिया करेंगे, तो ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा, ठीक है। सो करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय फेज पाई बाय टू, ये ध्यान देना है। कब? जब इंडक्टर लगा हुआ है। रेजिस्टेंस के केस में क्या था? दोनों सेम फेज में थे, है ना। कॉपी हो गया?
यस सर। चलो, अब बहुत सारी सारी चीजें बाकी हैं यहाँ पे। हमारे पास करंट की वैल्यू आई ई नॉट बाय, चलो एक्सेल लिख देते हैं ओमेगा एल को, एक्सेल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे ओमेगा टी लिया, अगर ओमेगा टी प्लस फाइव लेता तो यहाँ क्या आता, ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस पाई बाय टू। ओके, तो आई इज इक्वल टू ई नॉट बाय एक्सेल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, ये आपका करंट है। ऑब्वियसली यहाँ पर ईएमएफ की जो आरएमएस वैल्यू है वो कितनी है सर, वो तो ई नॉट बाय रूट टू पहले भी निकाल चुके हम लोग रेजिस्टेंस के केस में। करंट की जो पीक वैल्यू है दैट इज सिंपली ई नॉट बाय एक्सएल, ऑब्वियसली इसको हम लोग आई नॉट कह सकते हैं, है ना। और करंट की आरएमएस वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई नॉट बाय रूट टू, दैट इज इक्वल टू ई नॉट बाय रूट टू एक्सएल। एक्सएल क्या है, कुछ नहीं है, ओमेगा एल, है ना। चलो, ये तो एकदम नॉर्मल बातें हो गई, बिना दिमाग वाली। अब देखते हैं, बात करते हैं थोड़ी सी पावर के बारे में। तो पावर डिलीवर्ड बाय सोर्स क्या होगा, पावर डिलीवर्ड बाय सोर्स, तो बोलेंगे पावर तो सर सिंपली ई इंटू आई होगा, हाँ या ना, बोलिए। दैट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी, है ना ये। ये क्या माइनस कॉस ओमेगा टी तो है, दैट इज इक्वल टू माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, माइनस ई नॉट आई नॉट बाय टू साइन टू ओमेगा टी, राइट, यू के पावर। अगर हम यहां पर एवरेज पावर निकालने जाएंगे तो कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, एवरेज पावर इज इक्वल टू जीरो, है ना, क्योंकि साइन टू ओमेगा टी का एवरेज कितना होगा, जीरो होगा। साइन स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, साइन है ना। यस सर। सो मतलब क्या है, करंट है, ईएमएफ है, पावर नहीं है, ई का मजाक है। करंट भी है, ईएमएफ भी है, पावर है ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ समझिए, क्या है, इधर ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई कितना है, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाय टू है। मतलब क्या होगा, आधे साइकिल में करंट और ईएमएफ सेम डायरेक्शन में रहेंगे, बाकी आधे साइकिल में अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। तो थोड़ी देर ये पावर डिलीवर करेगा, थोड़ी देर पावर कंज्यूम करेगा सोर्स। और यहां क्या होगा, यहां सोचिए इंडक्टर के ऊपर, इसमें कभी करंट इंक्रीज होकर मैक्सिमम पे पहुंचता है, फिर जीरो होता है, फिर उल्टी डायरेक्शन में मैक्सिमम पे पहुंचता है, फिर जीरो होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसमें स्टोर्ड एनर्जी का क्या फर्क पड़ेगा, हाफ एल आई स्क्वायर। ये कभी मैक्सिमम पे जाएगा, फिर मिनिमम पे आएगा, फिर मैक्सिमम पे जाएगा, फिर मिनिमम पे आएगा। मतलब क्या होगा, यहां पर एनर्जी कभी स्टोर होगी, फिर डिसिपेट होगी, फिर एनर्जी स्टोर होगी, फिर डिसिपेट होगी। बेसिकली क्या होगा, जब ये वर्क करेगा तो इसमें एनर्जी इंक्रीज होगी, फिर ये एनर्जी डिसिपेट करेगा तो इसके ऊपर वर्क हो जाएगा। ठीक है, आप खुद सोचिए एनर्जी का लॉस कहां हो रहा है, रेजिस्टेंस तो है ही नहीं। एनर्जी का कंजम्पशन कहां हो रहा है, जो एवरेज पावर आएगा, एनर्जी का कंजम्पशन कहीं हो ही नहीं रहा, तो एवरेज पावर आएगा ही नहीं। ओके बेटा, समझ में आई बात, क्योंकि रेजिस्टेंस है ही नहीं, एनर्जी का कहीं कंजम्पशन ही नहीं है, इसलिए एवरेज पावर जीरो आ रहा है। सो ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला बनता है कि इवन दो देर इज नो, क्या बोलेंगे, even though there is some current, there is some EMF,
still the average power is zero. Instantaneous power is there, but it's sometimes positive, sometimes negative. The average power is zero. सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर नहीं समझ आ रहा है। देखो, समझ नहीं आ रहा है कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो? हाँ वही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके दिमाग में एक वो है, हर्डल है कि ऐसा कैसे हो गया, करंट है, ईएमएफ है, पावर कैसे नहीं है? आपको किसने बोला कि पावर नहीं? मैंने बोला ना पावर नहीं है, लेकिन मैंने आपको उससे पहले ये भी बोला कि पावर है। देखो क्या हो रहा है, एक साइन का फंक्शन और एक कॉस का फंक्शन। एक साइन है, ये ईएमएफ साइन है, और करंट माइनस कॉस है। अब लो 2 पाई एंगल तक का सिचुएशन ले लो, यहां होगा ना 2 पाई एंगल, है ना? हाँ सर। क्या होगा इस साइकिल में, इस साइकिल के इस पार्ट में करंट और ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में है। हाँ सर। ये पिंक वाला क्या है? ईएमएफ है, और येलो वाला क्या है? करंट। तो बैटरी बोल रही करंट को उधर जा, और करंट उल्टा जा रहा है, तो बैटरी के अंदर पावर स्टोर हो रही है ना, बैटरी चार्ज हो रही है ना एक तरीके से। हाँ सर। अगले हाफ साइकिल में क्या हुआ? अगले हाफ साइकिल में जो यहां तक का साइकिल है, इसमें दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है ना इसमें। हाँ सर। इसमें क्या हुआ? इसमें सही जा रहा है। इसमें बैटरी से एनर्जी निकली। अगले हाफ साइकिल में यहां से लेकर यहां तक के इंटरवल में क्या हुआ? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। फिर से ईएमएफ बोल रहा है उधर जा, करंट जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर से बैटरी चार्ज हो रही है। और अगले हाफ साइकिल में फिर से दोनों दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में, दोनों क्या हो गया? फिर से बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, राइट? हाँ सर। तो आधे टाइम बैटरी एनर्जी देती है, आधे टाइम वापस ले लेती है, तो नेट पावर है ही नहीं। करंट होने से एनर्जी होती है क्या? नहीं, आई स्क्वायर आर से एनर्जी होती है, आर तो है ही नहीं। अब बोलोगे सर ई स्क्वायर बाय आर भी तो नहीं है, बोलोगे कि नहीं? तो सर एनर्जी इनफाइनाइट हो गई, सर पावर इनफाइनाइट हो गया, ई स्क्वायर बाय आर जीरो। बोलो, बोल के देखो। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो ना भैया कि हाँ सर ये तो हो रहा है, नहीं है तो हाँ सर हो रहा है। देखो भैया, सबसे पहले तो कभी भी मैंने एनर्जी का फॉर्मूला या पावर का फॉर्मूला ई स्क्वायर बाय आर नहीं पढ़ा है, मैंने हमेशा वी स्क्वायर बाय आर पढ़ा है, विच इन टर्म्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू वी ई स्क्वायर बाय आर, जब वी ई के बराबर हो। मैंने हमेशा क्या पढ़ाया है? जब मैंने पहली बार पढ़ाया तो मैंने हमेशा वी स्क्वायर बाय आर पढ़ाया है। एक्चुअली मैंने हमेशा बोला ई इंटू आई, दिस इज द एनर्जी जो या पावर जो कि सोर्स सप्लाई कर रहा है, राइट? है ना? इससे हम लोग आए एक आई स्क्वायर आर पे। इतना एनर्जी कहां कंज्यूम हो रहा है? रेजिस्टेंस में। और मैंने वी स्क्वायर बाय आर बोला है, ई स्क्वायर बाय आर लिख भी हो सका लिख दिया हो कभी, बट मैं अगर बताया मैंने ई स्क्वायर बाय आर तो आज बता देता हूँ। एक्चुअली में वी स्क्वायर बाय आर है, और वो कहां से आ रहा है? वो बेसिकली यहीं से आ रहा है, ठीक है? यूं समझ लो, वी स्क्वायर बाय आर फॉर्मूला क्यों काम करता है? ये इसलिए काम करता है क्योंकि अगर आर छोटा हो तो करंट बड़ा हो जाए, है ना? हाँ सर। समझ में आई बात? वी स्क्वायर बाय आर फॉर्मूला काम ही इसलिए करता है कि अगर आर छोटा होगा तो करंट बड़ा हो जाएगा। असली में आप, अच्छा ट्रांसफार्मर मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं, बट कोई बात नहीं, वो पढ़ाऊंगा तो और इस बारे में और अच्छे से चर्चा हो जाएगी। पर असली फॉर्मूला तो ई इंटू आई ही है, बेसिक फॉर्मूला। तो उसको हम लोग आई स्क्वायर आर करके रेजिस्टेंस में कंज्यूम पावर बता सकते थे। वी स्क्वायर बाय आर भी क्या है? रेजिस्टेंस में कंज्यूम्ड पावर, राइट?
बट उसके लिए पहले रेजिस्टेंस होना तो चाहिए, वी भी तो जीरो, अगर आर जीरो तो वी भी तो जीरो है, क्योंकि करंट, समझ में आई बात? वी क्या है, रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ना, यस और रेजिस्टेंस है ही नहीं तो रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो। तो ऊपर स्क्वायर है, नीचे एक एक, ऊपर जीरो का स्क्वायर है, नीचे एक जीरो है, नेट तो जीरो ही हो गया ना लिमिट के हिसाब से, आया ना, मतलब थोड़ा डिटेल में जाओगे तो लिमिट के हिसाब से, अदरवाइज समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आई बात? पावर जीरो है, क्यों है, मैं इसको फॉर्मूले मैथ से बता चुका हूँ, मैं इसको ग्राफ से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डायरेक्शन से एक्सप्लेन कर चुका हूँ फिजिक्स के, ठीक है, सब कुछ हो चुका है। अगर अभी भी समझ में आ रहा और विश्वास नहीं हो रहा तो बैठ के सोचिएगा आराम से, ठीक है। अभी विश्वास थोड़ा बढ़ा कि नहीं बढ़ा इस बात पे? हाँ सर, बहुत बढ़ गया। चलो, तो पावर डिलीवर्ड बाय सोर्स जो है वो एवरेज पावर कितना है, जीरो। इंस्टेंटेनियस पावर जीरो नहीं है, बट एवरेज पावर कितना है, जीरो। और हमें मेनली मतलब किससे होगा, एवरेज पावर से, क्योंकि सोचिए ओमेगा कितना है, 100 पाई, एक सेकंड में 50 बार तो डायरेक्शन, 100 बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, राइट। 50 हर्ट्ज का अगर फ्रीक्वेंसी है तो डायरेक्शन ऑफ करंट तो 100 बार चेंज होगा ना एक सेकंड में। हमें 1/100 सेकंड से होना मतलब है, हमें तो एवरेज से मतलब होगा ना, एवरेज एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा है ना। So we are more interested in this rather than this. Okay? चलो, तो अब अगला टॉपिक आता है AC सोर्स विथ कैपेसिटर। AC सोर्स विथ कैपेसिटर। अब देखो, रजिस्टर के साथ देख लिया, इंडक्टर के साथ देख लिया, तो अब एक कैपेसिटर ही तो बचा है, तो कैपेसिटर भी लगा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर EMF का सोर्स है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां से करंट फ्लो किया I, ये कैपेसिटर है C, करंट आई गया तो मान लेते हैं इस प्लेट पे चार्ज आ गया, स्मॉल क्यू बोलता हूँ, कैपिटल क्यू की जगह स्मॉल क्यू बोलता हूँ, यहाँ पे आ गया माइनस स्मॉल क्यू, ठीक है। तो अब अगर मैं इस लूप की इक्वेशन लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा सर, ई नॉट साइन ओमेगा टी, आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, माइनस क्यू बाय सी इज इक्वल टू जीरो, है ना। यस सर। दिस मीन्स Q is equal to C E naught sin omega t, right? Which means करंट कितना है यहाँ पे, dq/dt की माइनस dq/dt, बोलिए बोलिए ना। नहीं बोलोगे, चलो भाई, करंट है सर आपका माइनस प्लस dq/dt, क्यों, बिकॉज करंट इज द रेट एट विच दिस चार्ज इज इंक्रीजिंग। अगर मैं नीचे क्यू ऊपर माइनस क्यू मान लेता तो करंट कितना हो जाता, माइनस dq/dt हो जाता। ओके, तो करंट कितना है, dq/dt। ओके भाई, दिस इज इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी, यस और नो, हाँ है ना। मेरी आवाज आ रही ना आप लोगों को? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सर हाँ, सर वो डी प्लस क्यों हुआ? बिकॉज करंट चार्ज को बढ़ा रहा है, राइट। जब करंट आएगा तो यहाँ चार्ज इंक्रीज होगा, है ना। ओके सर। ओके, सो
मैं इसको एक लाइन में और लिख रहा हूँ, करंट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन, अभी जबरदस्ती आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, तो पुरानी इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए किया, ई नॉट अपॉन 1/ωc साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2, राइट। यहां पर ये जो 1/ωc है ना, इसका हमने नाम दिया क्या, एक्स सी इज इक्वल टू 1/ωc। ये क्या है, रिएक्टेंस। कौन सा रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। और यहां पे एक और चीज क्या देखने को मिली, यहां पर एक चीज और देखने को मिली क्या, कि सर करंट लीड्स ईएमएफ बाय π/2 इन फेज, यस और नो। यस सर। ठीक है, समझ में आया। यस सर। ओके, सो एसी सोर्स को कैपेसिटर के अक्रॉस लगा देंगे तो करंट इस तरीके से वैरी करेगा, ये हम लोगों ने समझ लिया। इसमें आपका ऑब्वियसली इसमें भी क्या हो जाएगा, ई आर एम एस कितना है सर, ई आर एम एस E0/√2 है, और आई आर एम एस कितना है सर, इसको मैं I0/√2 कह दे रहा हूँ, दैट इज E0/√2 XC, यस और नो, ठीक है ना भाई। हाँ सर ठीक। यस सर। इसमें ईएमएफ कितना था, फिर से लिख देते हैं, E0 साइन ओमेगा, कॉपी कर लिया ना सबने पिछला वाला पेज, भूल गया था, कर लो जल्दी जल्दी, कर ले सर। कर लिए। ई कितना था, E0 साइन ओमेगा टी, और करंट कितना था, I0 कॉस ओमेगा टी। तो अगेन पावर सप्लाइड बाय बैटरी कितना हुआ, E इंटू आई, दैट इज इक्वल टू E0 I0 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, दैट इज इक्वल टू E0 I0/2 साइन 2 ओमेगा टी। देयरफॉर अगेन एवरेज पावर कितना हो गया, 0, हाँ या ना। क्यों, फिर से एनर्जी का लॉस कहाँ पे हो रहा है, रेजिस्टेंस तो है नहीं, समझ में आई बात। सर बैटरी मतलब एसी सोर्स। हाँ मतलब सोर्स लिखना चाहिए, बैटरी नहीं लिखना चाहिए, सोर्स लिखना चाहिए। ऐसे भी समझ लो कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना है, Q²/2C, है ना, हाँ है ना। हाँ सर। दिस मीन्स डी डी टी ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना हो जाएगा, 1/2C तो कांस्टेंट है, 2Q dQ/dt, है ना, दैट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स dQ/dt इज I। अच्छा 2 तो कैंसिल कर देना, क्या हो जाएगा, Q/C टाइम्स dQ/dt। फिर से आ गया कि नहीं आ गया, EI फिर से आ गया कि नहीं आ गया, यही सेम इक्वेशन है ना। यस सर। सो जिस रेट से सोर्स पावर सप्लाई कर रहा है उसी रेट से एनर्जी में चेंज आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है ना।
आया कि नहीं आया, समझ में आई बात? सो क्या होगा, कैपेसिटर का पहले चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। तो इस प्रोसेस में कभी वो एनर्जी सोर्स से लेगा, जब चार्ज हो रहा होगा तो सोर्स से एनर्जी लेगा, जब डिस्चार्ज हो रहा होगा तो वापस से सोर्स को एनर्जी दे देगा, फिर चार्ज होते वक्त सोर्स एनर्जी लेगा, फिर डिस्चार्ज होते वक्त सोर्स को एनर्जी वापस दे देगा। राइट और रॉन्ग? राइट सर। और अब सोचो एलसी ऑसिलेशन याद है, जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर लगा था और करंट ऐसे ऑसिलेट कर रहा था। हाँ सर। उसमें क्या हो रहा था, जब करंट मैक्सिमम होता था तो चार्ज जीरो हो जाता था, और जब चार्ज मैक्सिमम होता था तो करंट जीरो हो जाता था, है ना? बेसिकली वहां ऐसा समझ लो, इंडक्टर को अगर आप एसी सोर्स समझते हो तो कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा है, इंडक्टर जब एनर्जी सप्लाई कर रहा है तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो रही है, इसका चार्ज बढ़ रहा है, फिर जब कैपेसिटर एनर्जी डिस्चार्ज हो रहा है तो एनर्जी इंडक्टर के अंदर बढ़ रही है। आया ना? तो दोनों एक दूसरे के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स थे। आया ना? बोलो, समझ में आई बात? सर आप लास्ट में क्या बोले? मैं कह रहा हूँ एलसी ऑसिलेशन जो था, जिसमें सिर्फ एक इंडक्टर था और सिर्फ एक कैपेसिटर था, उसमें क्या हो रहा था, जब इंडक्टर से एनर्जी निकलती थी, जब इंडक्टर वर्क करता था तो कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ जाती थी, फिर जब कैपेसिटर से एनर्जी निकलती थी, कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होता था, कैपेसिटर वर्क करता था तो इंडक्टर की एनर्जी बढ़ जाती थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, होता हो जा लगातार हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हाँ सर। तो वहां पर अगर इंडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बोलेगा देखो कैपेसिटर जो है ना, कभी मेरे से एनर्जी लेता है, कभी मेरे को एनर्जी वापस देता है, और जो वेव, जो करंट का जो वेव आ रहा है वो भी साइन वेव है, मतलब जो कैपेसिटर है ना वो बेसिकली एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है। तो कैपेसिटर से बोलोगे नहीं, इंडक्टर ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है। आया ना? हाँ सर। तो बेसिकली वहां पे भी कोई एनर्जी का न लॉस हो रहा था ना गेन हो रहा था, बस एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जा रही थी। यहाँ पे वही चीज हो रही है ना? बस यहाँ पर कैपेसिटर क्या कर रहा है, सोर्स को एनर्जी दे रहा है, सोर्स एनर्जी वापस ले रहा है। यहाँ पे इंडक्टर क्या कर रहा है, सोर्स को एनर्जी दे रहा है, सोर्स से एनर्जी वापस ले रहा है। और दोनों के बीच में देखिए, जब कैपेसिटर है वो, उसके केस में करंट π/2 फेज आगे चल रहा है, और इंडक्टर के केस में करंट π/2 फेज पीछे चल रहा है ना? आया ना? यस सर। चलो आगे बढ़े फिर। सर वो इंस्टेंटेनियस पावर है ना, सप्लाइड बाय सोर्स से। हाँ ये तो इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक ठीक है है, सर। एवरेज पावर जीरो। आगे बढ़े। यस सर। चलो अब देखो, बनाने को तो कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन जाएंगे, LR, RC, LC, सीधे जनरल कर लेते हैं, LCR। ठीक है, कोई दिक्कत? सर इस चैप्टर का वेटेज कितना है? देखो ये चैप्टर शायद 2 क्लास या 2.5 क्लास का है, और उस हिसाब से इसका वेटेज अच्छा खासा है। ठीक है, काफी अच्छा खासा है। ठीक है सर। ठीक है, तो LCR सीरीज विथ ऑल्टरनेटिंग करंट, मतलब एक बार में अगर 8 पेपर हो रहे हैं ना जेई मेन के, तो 8 पेपर में कम से कम 4 क्वेश्चन तो आ ही जा रहे हैं उसके। ठीक है, हाँ सर। समझ लो वेटेज अच्छा खासा है कि नहीं, कम से कम 4 बता रहा हूँ, हाँ सर पढ़ लेंगे। 5-6 भी तो आ हर रहे एक हैं। पेपर में सर 8 पेपर में कम से कम 4-5 आ रहे हैं, किसी किसी सीटिंग में 8-8 भी आ जा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये ऑलमोस्ट हर बार आ रहा है एग्जाम में, और आना भी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चैप्टर पढ़े बिना आप इंजीनियरिंग में घुस जाओ तो मतलब आपको ये नहीं पता घर में बिजली कैसे आती है ना? आया ना? हाँ सर। ठीक है, मान लो यहाँ पे करंट जा रहा है ऐसे आई, यहाँ चार्ज Q, यहाँ चार्ज -Q, है ना? तो अगर मैं यहाँ लूप की इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बताइए तो जरा। E0 sin ω t
माइनस एल डी आई डी टी माइनस क्यू बाय सी माइनस आई आर इक्वल्स टू 0. यस और नो? Yes, sir. Which means E naught sin omega t minus 1 by c into q minus r dq dt is equal to L d2q dt2. कुछ या समझ में आ रहा है? कुछ याद आ रहा है इक्वेशन देखकर? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ सर। वही तो है. ये क्या है बेसिकली? ये फोर्स्ड ऑसिलेशन की इक्वेशन है, राइट? क्लास 11 में बनाई थी फोर्स्ड ऑसिलेशन की इक्वेशन. उसको सॉल्व किया था क्या? सॉल्व किया था उसे? सॉल्व किया था? नहीं किया था. नहीं किया था. यहां भी नहीं करूंगा, डोंट वरी, क्योंकि डबल डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे भी सिलेबस में नहीं है अपना. अभी तक तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं पढ़ा, पर डबल डिफरेंशियल इक्वेशन सिलेबस में है ही नहीं. और आपका जो स्कूल है, स्कूल बोल रहा हूँ, लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी ना, उसमें शायद तक इसको सॉल्व करके दे रखा है, मेरे ख्याल से दे रखा है. इस इक्वेशन को सॉल्व करके बता रखा है कैसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, ठीक है? और उसमें करंट की वैल्यू निकाल रखी है. मैं उस सॉल्यूशन के चक्कर में पढ़ ही नहीं रहा. अगर आपकी इच्छा हो एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको डबल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं आता है नहीं. जबरदस्ती एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दिया और आप बोलोगे सर ये ऐसे क्यों किया, ऐसे ही क्यों सोचा, वैसे क्यों नहीं सोचा. तो मैं उसमें पढ़ नहीं रहा और उसकी ज़रूरत भी नहीं आपको, ठीक है? व्हाट्स इंपॉर्टेंट इसका, आप इसका रिजल्ट याद रखिए. और रिजल्ट भी जो है ना, अपन ने इक्वेशन किसके टर्म्स में बनाया? चार्ज के टर्म्स में बनाया. ध्यान क्या देना है आपको? चाहिए क्या? करंट चाहिए, चार्ज नहीं चाहिए. वहां पर एसएचएम के केस में हम लोग ने जो फाइनल इक्वेशन बनाई थी किसके टर्म्स में बनाई थी? एक्स के टर्म्स में बनाई थी. वेलोसिटी के टर्म्स में नहीं बनाई थी, राइट? है ना? लेकिन यहां हमें फाइनल इक्वेशन करंट की टर्म्स में चाहिए. तो मैं बता रहा हूं करंट की टर्म्स में इक्वेशन बनेगी कैसे, मतलब क्या आएगी. इसको पूरा लंबा थोड़ा सॉल्यूशन होगा इसका, उसका इक्वेशन क्या बनेगी वो देखो. करंट I इज इक्वल टू E नॉट बाय रूट अंडर R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा t माइनस फाइव, where phi is equal to tan inverse omega L minus 1 by omega C upon R. याद रहेगा? सर आप कैसे याद रखते हैं ये सब? मैं बताता हूँ कैसे याद रखता हूँ. मेरे को भी इस तरीके से रट्टा तो मैं भी नहीं मार सकता जिस तरीके से मैंने लिख के दिखाया, ठीक है? बट आप एक बार कॉपी करिए, फिर मैं इसको याद करने का तरीका बताऊंगा. इनफैक्ट इस चैप्टर का 80% पार्ट ही इस फॉर्मूले को कैसे याद रखा जाए और उसको याद रखने का उसका यूज कैसे किया जाए ये है. इसके बाद इस चैप्टर में हम कुछ नहीं करने वाले. इस फॉर्मूले को याद कैसे करते हैं और उसको कैसे यूज करते हैं यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ओके बेटा? यस सर। इनफैक्ट इसको याद करने के लिए ना प्रॉपर बुक्स हैं. इसको याद करने के लिए नहीं, इसके और हायर लेवल एप्लीकेशन के लिए. यहाँ तो सिर्फ सीरीज है ना. अगर पैरेलल वाला तो फिर भी आसान पड़ जाता है क्योंकि सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. बट और भी जो अलग तरीके के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना, उनको कैसे सॉल्व करें इनके ऊपर पूरी बुक्स है.
ठीक है। इस फॉर्मूले का नहीं, मतलब कोई तरीका बताऊंगा उसको और आगे एडवांस लेके अलग से अलग लेवल पे ले जाते हैं उस तरीके में। ठीक है, सर हो गया कॉपी। कॉपी हो गया। देखो भाई, मैं फॉर्मूला आगे अगले पेज पे दोबारा लिखता हूँ और वहीं से शुरुआत करता हूँ। मेरा करंट कितना आया, E0 बाय रूट अंडर, मैंने यहाँ पे डब्बा नहीं बनाया क्योंकि डब्बा अलग तरीके से बनेगा, R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा T माइनस फाइव, और मैंने लिखा क्या, tan फाई इज इक्वल टू ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C अपॉन R। देखो बहुत डिफिकल्ट तो है भी नहीं फॉर्मूला, अगर आप देखो जरा ध्यान से तो ये क्या है, XL माइनस XC है, राइट। दूसरे कलर से लिखते हैं नहीं तो कॉपी करने में कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। ये क्या है दिख रहा है आप लोगों को, XL माइनस XC है ना, और ये भी क्या है, ये भी क्या है, XL माइनस XC, राइट है ना। बेसिकली क्या होता है, हम लोग एक चीज डिफाइन करते हैं, उसका नाम है रिएक्टेंस। क्या नाम है, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस डिफाइन किया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिफाइन किया। रिएक्टेंस ऑफ सीरीज सर्किट क्या होगा, सीरीज LCR सर्किट क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज X इज इक्वल टू XL माइनस XC। अब देखिए यहां पर ना आपका जो NCERT है या खासतौर से जो SL हो रहा है, NCERT का तो मेरे को उतना ध्यान नहीं, उतना मैंने इसे देखा नहीं उसके अंदर क्या लिखा हुआ है इस मामले में, बट जो SL हो रहा है मोस्ट प्रोबेबली उसने NCERT को ही फॉलो किया होगा। तो उसमें क्या कर रखा है, उसने दो केसेस बनाया है कि अगर XL XC से बड़ा है तो X इज इक्वल टू XL माइनस XC, और अगर XL XC से छोटा है तो X इज इक्वल टू XC माइनस XL। ठीक है, उसके बाद बोला है अगर XL XC से बड़ा है तो माइनस फाइव लगाओ, और XC XL से बड़ा है तो प्लस फाइव लगाओ। अरे यार जबरदस्ती मेहनत करवाया कि नहीं करवाया उसने, हाँ? हाँ सर। चाहे XL XC से बड़ा हो, चाहे XC XL से बड़ा हो, ये फॉर्मूला हमेशा काम करता है। ठीक है, तो हमने रिएक्टेंस डिफाइन किया, फिर हमने डिफाइन किया इम्पीडेंस। क्या डिफाइन किया, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस सिंपली क्या है, अंडर रूट, अच्छा इम्पीडेंस को हमने बोल दिया, रिप्रेजेंट किससे किया, Z से, अंडर रूट ऑफ R² प्लस X²। ओके, समझ में आई बात। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये बना कि सर ये हमारा रेजिस्टेंस है R, ये हमारा X है विच इज बेसिकली XL माइनस XC, ये बना हमारा Z, है ना, अंडर रूट ऑफ R² प्लस X², और ये बना हमारा फाई, tan फाई इज इक्वल टू X/R, आया ना। अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो आपका करंट कितना है, E0 बाय Z साइन ओमेगा T माइनस फाइव ही तो है, कोई बड़ी बात है क्या याद करना आप इसे, बोलो तो। बोल लो, नो सर। ठीक है। देखो अब थोड़ा सा कुछ चीजें देख लो, ये जो रेजिस्टेंस है ना R, ये आपका
मैं थोड़ा सा कोई अगर समझदार बच्चा होगा तो उसकी बड़ी हेल्प हो जाएगी, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। ये थोड़ा सा रियल रेजिस्टेंस है। ये एक्स क्या है? इमेजिनरी रेजिस्टेंस है। सच में थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, हाँ या ना? और जेड क्या है? जेड से कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस है। कोई दिक्कत? नाम इनके जो मैंने बोले वही है, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस। ओके, यस सर। और फाई क्या है? सर फाई आपका आर्ग्यूमेंट है, राइट? हाँ सर। यस सर। आर्गन प्लेन पता है ना सब लोगों को, कि आर्गन प्लेन नहीं मालूम? हाँ सर पता है। यस सर। कॉपी करो। ध्यान रखिएगा, अगर आपने x को एक्सएल माइनस एक्ससी से डिफाइन किया है तो यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई आएगा। और अगर आप x को एक्ससी माइनस एक्सएल से डिफाइन कर दोगे तो यहाँ पे क्योंकि फाई निगेटिव हो जाएगा, आपका ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगा, आया ना? और बुक्स में यही दो केसेस अलग अलग बना के सॉल्व कर रखे हैं। जबरदस्ती की थ्योरी डबल कर दी बिना बात के। आगे बढ़े। हाँ सर। तो ये आपका इम्पीडेंस भी हो गया। हमारा अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। इम्पीडेंस के बाद क्या होगा? रिएक्टेंस हो गया, इम्पीडेंस हो गया, आगे ठीक है। अगला टॉपिक, अब देखो, बात ये कि हमें मतलब सिर्फ करंट से नहीं है, हमें बहुत सारी चीज़ों से मतलब है। हमें पावर से मतलब है, हमें इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इससे मतलब है, हमें कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इससे मतलब है ना? बहुत सारी चीज़ों से हमें मीनिंग है, बहुत सारी चीज़ों की वैल्यू है हमारे पूरे सॉल्यूशन में, हाँ या ना? तो उन सब चीज़ों को कैसे याद करें और पावर का क्या फॉर्मूला होगा, ये सब कुछ हम लोग एक बार में निपटा देंगे। ओके बेटा? ओके सर। वैसे मैं आपको बताता हूँ, पावर के लिए अलग से बात पहले बात कर लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। पावर के बारे में बात करें तो पावर सप्लाइड बाय सोर्स कितना होगा? E इंटू आई, है ना? दैट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, राइट? ई नॉट आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। अब देखो यार, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है ना? तो हम यस। हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत? सो दिस विल बिकम ई आर एम एस आई आर एम एस, है ना? ये बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता इसको? और कोई मुझे बताएगा सर, टू साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है? बताइए। Cos A1 is equal to ये होता है क्या? यही होता है ना? अब ये याद नहीं सर होगा। लास्ट में cos लिखे हैं।
ये है कि इसके में कुछ करेक्शन होगा, बताइए ना मेरे को। हाँ बोलिए। सर लास्ट वाला प्लस होगा। ये प्लस आएगा? माइनस कॉस ए प्लस बी। तो वही तो लिखा है। अच्छा, आपको माइनस दिख रहा है क्या? ये प्लस ही है बेटा। सर बहुत छोटा दिख रहा है। ठीक है, तो इसको मैं क्या देख रहा हूँ, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस फाइव माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। राइट, दैट इज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव माइनस ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, सॉरी कॉस फाइव नहीं, कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5। राइट, यस और नो, है ना? देयरफॉर जो एवरेज पावर आया वो कितना हुआ, देखो ये तो कांस्टेंट है, और इसका एवरेज क्या होगा? 0। सो दिस इज सिंपली ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। आया ना? आया ना? बोलो। यस सर। एक बार कॉपी कर लीजिए इसे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? क्या हुआ, बढ़ू आगे? यस सर। चलो फिर, हमारे एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या आया है सर? ये आया है ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम देखें ध्यान से तो हम जो पावर एक्सपेक्ट करेंगे, अगर हम लोग ये फेज वेज नहीं पढ़ते, सिर्फ हम लोग रेजिस्टेंस वाला केस पढ़ के छोड़ देते, तो एक्सपेक्टेड पावर रेजिस्टेंस के केस में कितनी थी? ई आर एम एस आई आर एम एस यही था ना? आया ना? बोलिए। अगर फेज का चक्कर नहीं पड़ता तो एक्सपेक्टेड पावर कितना था? ई आर एम एस आई आर एम एस, ये था ना रेजिस्टेंस के केस में, सिंपल। ओके, और एक्चुअल पावर कितना आया? ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। तो एक कॉस फाइव का फैक्टर आया कि नहीं आया जबरदस्ती का? हम्म, इसको हम कहते हैं पावर फैक्टर। क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कितना होता है?
कॉस फाई, इसी कॉस फाई को पावर फैक्टर कहा जाता है। ओके बेटा, कोई दिक्कत? सर फाई तो कांस्टेंट रहेगा ना? फाई कांस्टेंट है, फाई तो पन्ना क्या था, tan फाई इज इक्वल टू वो वही वाला फाई है सर। एक्स बाय आर था ना ये, हाँ सर। या फिर कॉस फाई इज इक्वल टू कितना था, आर बाय जेड, यही था ना, हाँ सर। फाई एक्स आर जेड। ये नहीं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये वाला ट्रायंगल जितनी बार बनाओ उतनी बार कम है, दिमाग में छप जाना चाहिए क्योंकि बहुत जरूरत पड़ने वाली है आगे इसकी। tan फाई पता ही है, cos फाई भी पता होना चाहिए, sin फाई भी पता होना चाहिए, एक्स बाय जेड, मतलब इतना अच्छे से दिमाग में ये फॉर्मूला फिट होना चाहिए, ये ट्रायंगल फिट होना चाहिए। ओके, सो पावर फैक्टर कितना है, cos फाई। ओके, आगे बढ़े। अब देखो जरा ध्यान से, हमें ये भी मालूम था कि सर एक्चुअली ईएमएफ के मुकाबले करंट जो है वो 5 फेज पीछे चलता है, हाँ या ना? तो ये हो गया आपका फेजर डायग्राम रिप्रेजेंटिंग जस्ट ईएमएफ एंड करंट। ठीक है, आपका जो बेसिकली अगर आप इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करोगे तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, एक्चुअल पावर कितना बन रहा है, ई वेक्टर डॉट आई वेक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है कि नहीं बताइए। तो Yes. उसी हिसाब से किसी ने दिमाग लगाया, सर अगर मैं इस करंट के दो कंपोनेंट कर दूं, हालांकि करंट एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। पर हम लोग फेज कंपोनेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन कंपोनेंट नहीं है, फेज कंपोनेंट है। तो इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा, आई कॉस फाई, और इधर वाला करंट कितना आएगा, आई साइन फाई, राइट है ना। यस सर। तो इसी चीज को उसने देख के बोला, सर पावर तो सिर्फ और सिर्फ इस आई आर एम एस कॉस फाई के करस्पॉन्डिंग है, ये आई आर एम एस साइन फाई फर्जी है ना। हाँ सर। तो उसने बोला सर इसको ना हम लोग वॉटलेस करंट कहेंगे, क्या कहेंगे, इसकी वजह से कोई पावर नहीं है ना, तो वॉटलेस करंट या पावरलेस करंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर आई आर एम एस साइन फाइन। ये सब क्या है, ये सब टर्म्स नहीं पता होंगे, बेकार में क्वेश्चन में नंबर कट जाएंगे, जबकि कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता है ना। अगर आपको आई पता है, ई पता है, फाई पता है, आप ऑब्वियसली वॉटलेस करंट निकाल सकते हो, बट अगर ये टर्म नहीं पता तो बिना बात के नंबर कटेंगे, है ना। हाँ सर। तो ये सब इस चैप्टर में थोड़ा सा ये सब ना थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि बिना बात के नंबर नहीं कटवाने। चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, पर बिना बात के नंबर बहुत कटते हैं लोगों के इसमें। सर हो गया कॉपी। हो गया कॉपी। तो फेजर डायग्राम सबको समझ में आया, ये वाला, राइट। अब देखते हैं बड़ा फेजर डायग्राम जिसमें सब कुछ होगा, ईएमएफ, करंट, ये तो दो ही चीज़ें ना, और भी चीज़ें होंगी। ठीक है, बढ़े आगे। यस। ये फेजर डायग्राम का सिर्फ एक पार्ट है, ठीक है। टॉपिक डाल लो कंप्लीट फेजर डायग्राम। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हर एक क्वांटिटी को वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करते हुए, उसके हर एक क्वांटिटी को वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, उसका डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, उसके फेज के हिसाब से। ठीक है, तो कंप्लीट फेजर डायग्राम। अच्छा, मैंने एक चीज़ तो बताना भूल ही गया, सॉरी, इससे पहले थोड़ा सा कुछ चीज़ें और पढ़नी है। हमारा पावर कितना आया था, एवरेज पावर, सर ये आया, क्या हो रहा है ये, मेरी साउंड क्लियर है कि गड़बड़ा, है सर। ओके। कंप्लीट पावर क्या आया था, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, है ना। मैं इसी को दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू, अब ई ये ई आर एम एस को क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या मैं इसको आई आर एम एस टाइम्स जेड लिख सकता हूँ, हाँ या ना।
आया ना? बोलिए। हो, ये तो बढ़िया है ना? आया ना? Yes, sir. नहीं बढ़िया है? मतलब कि ये हमें क्या ज्ञान दे रहा है कि देखो, एनर्जी इज कंज्यूम्ड ओनली इन रेजिस्टेंस, है ना? बाकी इंडक्टर और कैपेसिटर तो बस एनर्जी के साथ ऐसे हम खेल रहे हैं, है ना? इससे उधर, उससे इधर, इससे उधर, उससे इधर, राइट? है ना? Yes, sir. ठीक है। अब इसको आप और भी फॉर्म्स में लिख सकते हो ऑब्वियसली। आप यहाँ से अगर दूसरे तरीके रास्ते में जाना चाहोगे तो ऑब्वियसली ये लिख सकते हो, ये काम का फॉर्मूला आया। पर आप दूसरे रास्ते में जाना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्या? ई आर एम एस स्क्वायर बाय जेड कॉस फाई, ये तो लिख ही सकते हो, है ना? तो ये सब मैनिपुलेशन आपस में करके जिस भी फॉर्म में जरूरत होगी पहुंच जाओगे ना, तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। हम्म। जो क्वांटिटीज क्वेश्चन में गिवन होंगी, जो क्वांटिटी पूछी जाएगी, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला किस फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या यूज करना है देखना पड़ेगा, राइट? Yes. चलो, सो ई आर एम एस स्क्वायर जेड बाय जेड कॉस फाई भी लिख सकते हो, आई आर एम एस स्क्वायर आर, ये सबसे बढ़िया लग रहा है मेरे को। और यहीं पर मेरे दिमाग में एक और फितूर आया। क्या फितूर नहीं आया, एक और चीज मेरे को क्लिक करी। क्या? ओके सर, इसका मतलब कि नो पावर इन कैपेसिटर, दैट मीन्स potential difference across capacitor and current, करंट तो सब में सेम ही है, आर एट फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2, है ना? बोलो। भैया पावर जीरो कब होगा? जब कॉस फाई जीरो हो जाएगा। फाई कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो कैपेसिटर में कोई पावर नहीं कंज्यूम हो रही, मतलब कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस है? पाई बाय 2 का। और ये हम वैसे भी जानते हैं। कैसे? जो हमने कैपेसिटर के लिए जब इक्वेशन सॉल्व करी थी तो उसमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ नहीं, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर के बीच में फेज डिफरेंस कितना था? पाई बाय 2 का था, है ना? बोलो। यस सर। एक चीज बेटा यहाँ पे थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दो, क्योंकि मेरे को जरूरत पड़ेगी, आपको समझ में आया कि नहीं ये जानने की। दूसरा तरीका इसी चीज को एक्सप्लेन करने का क्या है कि सर यहाँ पर जो जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो तो चार्ज के अकॉर्डिंग आएगा किसी भी कैपेसिटर के क्रॉस, राइट? Yes, sir. और जो करंट आएगा क्या होगा? dq dt। अब हमें मालूम है कि किसी भी साइन फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो पाई बाय 2 फेज आगे हो जाता है। एसएचएम में पढ़ा था, पोजीशन से पाई बाय 2 फेज आगे होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी से पाई बाय 2 फेज आगे होता है एक्सेलरेशन, है ना? यस सर। Yes, sir. तो मतलब क्या हुआ? यहां पर हम ऑलरेडी जानते हैं नो मैटर व्हाट, क्योंकि करंट साइनोसॉइडल है, चार्ज भी साइनोसॉइडल होगा, और चार्ज को डिफरेंशिएट करके करंट आएगा, मतलब करंट जो है वो चार्ज से पाई बाय 2 फेज आगे होगा, मतलब चार्ज करंट से पाई बाय 2 फेज पीछे होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर करंट से पाई बाय 2 फेज पीछे होगा, हाँ या ना? है ना? बोलो। Yes, sir. तो ये बात मैं यहां पर लिख सकता हूं फिर से, क्या? कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर लैग्स बिहाइंड करंट, है ना? करंट आगे था तो पोटेंशियल डिफरेंस पीछे होगा ना, राइट?
सिमिलर लॉजिक्स का यूज करके मैं चाहे तो मैथमेटिकली ड्राइव भी कर सकता हूँ इसको और डायरेक्टली भी बोल सकता हूँ कि क्योंकि देर इज नो पावर in inductor as well, no power is consumed or whatever in inductor as well. This means potential difference across inductor and current are also at a phase difference of pi by 2, है ना। और यहां पर क्या होगा, यहां पर क्योंकि ध्यान दीजिएगा करंट है जो भी है उससे फ्लक्स आएगा Li, उसको डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा L di dt या माइनस L di dt जो भी है। वहां पर क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर है वो डिफरेंशिएट करके आ रहा है करंट को, तो पाई बाय 2 फेज आगे होगा, राइट। VL लीड्स करंट बाय पाई बाय 2 इन फेज, हाँ है ना। ध्यान दीजिए हम लोगों ने ओरिजिनली ड्राइव किया था ईएमएफ के रिस्पेक्ट में करंट का फेज, पर जब तीनों में करंट सेम है तो तीनों का फेज करंट का सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस का फेज अलग अलग होगा तीनों में, रेजिस्टेंस कंडक्टर और रेजिस्टेंस कैपेसिटर और इंडक्टर में, है ना। तो हमने करंट के रेस्पेक्ट में देखा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर किधर जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर किधर जाएगा। तो हमें क्या पता चला कि कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस पाई बाय 2 फेज आगे पीछे होगा और इंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस पाई बाय 2 फेज पीछे होगा। सॉरी, समझ गए ना यार, कैपेसिटर में आगे होगा पीछे, कैपेसिटर में पीछे होगा, इंडक्टर में आगे होगा, राइट, है ना। कोई दिक्कत है इसमें? अब इन सारी इंफॉर्मेशन को ना हम एक डायग्राम में बनाएंगे, एक डायग्राम में जितना हमने अभी तक पढ़ा सब कुछ एक डायग्राम में बनाएंगे, विद सम ऑब्वियसली जो फॉर्मूले हैं मैथमेटिकल होता रहेगा, बट जितना हमने अभी तक पढ़ा सब कुछ एक डायग्राम में बनाए। वो डायग्राम याद है तो आपको सीरीज सर्किट पूरा याद है। बढ़े आगे। हाँ सर। थक गए? डर लग रहा है क्या अभी से? हाँ सर, ये चैप्टर अजीब है सर। हाँ, चैप्टर डिफरेंट है, अजीब नहीं बोल सकते। तो कुछ भी हो रहा है। कुछ भी क्या हो रहा है अभी बेटा? तक सब कुछ कितना लॉजिकल था, इसमें कुछ भी हो रहा है सर। कुछ भी क्या हो रहा है बेटा? सब कुछ अभी भी तो लॉजिकल है, सोच के देखो ना। आप अगर अब डरना नहीं है, बात समझो, यहां तक सबको कोई तकलीफ नहीं है, बस ये पिंक वाले में तकलीफ हो रही है ना बस। हाँ तो देखो मैं इतना लिख दिया, अब इसको सिंपल भाषा में समझो। जब सिर्फ कैपेसिटर लगाया था, कैपेसिटर लगाया था तो करंट आगे था, हाँ मतलब कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पीछे होता है करंट से। हाँ जब सिर्फ इंडक्टर लगाया था तो करंट पीछे था, हाँ सर। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आगे होता है करंट से। और क्या चाहिए? हाँ वो तो क्या, हाँ सर। समझ में आई बात? हाँ सर। तो इतनी सी तो बात कह रहा था मैं, घुमा फिरा के मैं 2-3 लॉजिक से एक ही कंक्लूजन पे पहुंचना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं, हो सकता है आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, पर मैं चाहता हूँ सारे लॉजिक क्लियर हो। ठीक है, बढ़े आगे। यस सर। अगला मुद्दा, कंप्लीट फेजर डायग्राम। अजीब ना, अलग तरीके से लास्ट में होगा ये चैप्टर, जब आपको लगेगा है हमने इतना सारा फॉर्मूला पढ़ा, उनको याद करने का ये तरीका है, और उससे जो बड़े सर्किट सॉल्व करने होता है उसका ये तरीका है, तब आपको ये चैप्टर ज़्यादा अजीब लगेगा। अजीब क्या लगेगा कि यार मैथ्स कितनी खतरनाक तरीके से वर्क करती है, मैथ्स की कौन सी ब्रांच, फिजिक्स की किस ब्रांच में कहाँ हेल्प कर दिया कोई भरोसा नहीं है। तो कंप्लीट फेजर डायग्राम बनाते हैं पहले। यहां पर फेज 0 है, यहां पे फेज पाई बाय 2 है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है। ओके, मैंने कहा कि मेरा जो ईएमएफ है सर वो इस तरीके से वैरी कर रहा है, सच दैट ये एंगल कितना है, ओमेगा टी है। मैं यहां से ड्रॉ करूंगा एंगल तो गड़बड़ हो जाएगी, मैं
ईएमएफ ई है, यहाँ इसका फेज, इसका आर्ग्यूमेंट ओमेगा टी है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, मैं एंगल यहाँ लिख रहा हूँ जहाँ तक, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कुछ एंगल्स यहाँ बनाऊंगा, कुछ एंगल्स आगे लिख दूंगा। ओके बेटा? यस सर। ओके। करंट क्या होगा, इससे पीछे चले जाएगा कितना, 5 फेज पीछे जाएगा, हाँ है ना? तो 5 फेज पीछे चला गया आपका क्या, करंट। इसमें कोई दिक्कत? नहीं ना? और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा? तो IR होगा ना? तो क्योंकि सिंपल प्रोडक्ट है तो दोनों का फेज सेम रहेगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। ओके बेटा? कोई दिक्कत? सर वो भी सेम एंगल पे है। हाँ, वो तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड करंट आर इन फेज। क्यों? बिकॉज दे हैव अ सिंपल रिलेशन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इक्वल टू IR। हाँ है ना? यस। समझ में आया? चल, अब देखो, बात को समझो। अगली चीज मैं अभी बिना प्रूफ के बता रहा हूं, बाद में प्रूफ कर दूंगा। बेसिकली VR का जो एम्पलीट्यूड है ना, वो E cos phi है। एम्पलीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है? मतलब मैक्सिमम वैल्यू। RMS में भी ऑब्वियसली काम करेगा क्योंकि बाय रूट 2 करना है, राइट? इसके बाद तो सर इसका जो EMF का जो दूसरा कंपोनेंट है वो कितना हो जाए, वो क्या होगा? तो देखो, क्योंकि मैं इंडक्टर, जब मैंने x को डिफाइन किया, मैंने क्या किया, XL माइनस XC डिफाइन किया ना, है ना? यस सर। तो जो इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो करंट से π/2 फेज आगे था। बेसिकली रिएक्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इंडक्टर के डायरेक्शन में, क्योंकि मैंने डिफाइन ही किया है x को XL माइनस XC, है ना? तो ये हो जाएगा क्या, Vx। बेसिकली Vx क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। ओके, कोई दिक्कत? नो सर। और ये होगा बेसिकली आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, और इधर जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। ऑब्वियसली ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री का एंगल है। समझ में आया कि नहीं? ये है आपका कंप्लीट फेजर डायग्राम, जो चाहिए निकाल लो इससे। ऑब्वियसली अगर आप इस VC वेक्टर को यहां ले जाओगे तो आपको Vx मिल जाएगा, है ना? समझ में आई बात? सर आप वो येलो में भी क्या किए, बीसी नीचे एरो? ये VC वेक्टर इधर है ना, मैंने इसको पैरेलली शिफ्ट किया। मैं बोल रहा हूँ VL माइनस VC Vx हो जाएगा, ये अच्छा होता है। हाँ सर। आपको इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ समझा रहा था।
चलो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर कि वी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एल माइनस वी सी। ओके, अब आपको मैं बताता हूँ इसका, इससे मैं डायरेक्टली, अगर मेरे को ये डायग्राम याद है तो मैं बाकी सारी चीज़ें फटाफट फटाफट कैसे लिख सकता हूँ, सारी इक्वेशन जो भी आप पूछोगे मैं फटाफट फटाफट लिख दूंगा। लिख के दिखाऊं? हाँ सर। चलो, मुझे, मैं कुछ चीज़ें जो मेरे को ज़रूरत है मैं यहाँ लिख देता हूँ। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, I इज इक्वल टू ई नॉट बाय जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ऑटोमेटिकली यहां से लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? आई ईएमएफ से 5 फेस पीछे है ना? यस। और इस ई नॉट बाय जेड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आई नॉट कह रहे हैं। ओके, पावर क्या होगा इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, लेकिन आरएमएस वाला। तो पावर कितना हो जाएगा, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। इसी करंट के अगर आप दो कंपोनेंट करते हो, एक ईएमएफ के डायरेक्शन में और एक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा वो क्या कहलाएगा, वाटलेस करंट कहलाएगा। वो मैं यहाँ पे नहीं बनाया, ठीक है। और मतलब बेसिकली नॉलेज पहले से होनी चाहिए, समझाओ पहले से होना चाहिए, ये सिर्फ याद करने के लिए तरीका, ठीक है, फटाफट सारे फॉर्मूले लिखने के लिए। ये तो अपन को ऐसे भी आता है। इससे क्या फायदा हुआ, देखो, अगर मुझे वी आर चाहिए तो मैं सीधे पता क्या लिख सकता हूँ, मैं सीधे लिख सकता हूँ आई नॉट आर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। देख रहे हो? यस सर। वी आर क्या लिख सकता हूँ, आई नॉट आर और साइन ऑफ ओमेगा टी में से माइनस फाइव कर दिया। सर अगर मेरे को वी एक्स चाहिए तो क्या लिख सकूंगा, आप लिखो सर आई नॉट एक्स साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाय टू। समझ में आया कैसे हुआ ये? सर पाई बाय 2 आ गए हैं। करंट से और पाई बाय टू आ गई। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, अगर मेरे को इंडक्टर चाहिए तो क्या लिखूंगा, सर आई नॉट एक्स एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाय टू। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर चाहिए होगा तो क्या लिखूंगा, आई नॉट एक्स सी साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस पाई बाय टू। कोई दिक्कत? सारे फॉर्मूले हैं कि नहीं इसके अंदर? ये इसका फॉर्मूला तो हम लोगों ने, ये दो फॉर्मूले तो हमने नहीं पढ़े थे अभी तक, यहां से तुरंत आ गए, आए कि नहीं? समझ में आई बात? एक चीज का और ध्यान देंगे, इस डायग्राम से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, ये जो आई नॉट एक्स है ये क्या है, बेसिकली दिस इज नथिंग बट ई नॉट साइन फाइव। यस और नो? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो ना यार, ये इसका कंपोनेंट है। अगर अगर आप बोलो सर मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो आई नॉट क्या है, ई नॉट बाय जेड, तो आई नॉट की जगह डालो ई नॉट बाय जेड, तो ई नॉट इंटू एक्स बाय जेड क्या हो गया, साइन फाइव होगा कि नहीं हुआ? बोलो। इतना बढ़िया से सब कुछ फिट हो रहा है ना इसके अंदर, वेक्टर डायग्राम के अंदर, फेजर डायग्राम के अंदर, ये सारे तो सर ई फॉर्म। नॉट साइन फाइव कैसा है, अगर तुम बोलिए तो? क्या? ई नॉट साइन फाइव कैसा है? देखो, एक तो ये ई नॉट के दो कंपोनेंट है, एक है इधर ई कॉस फाइव, तो इधर कितना है ई साइन फाइव, राइट? यस सर। ये तो फेजर डायग्राम से आया, नहीं तो यहां से कैसे आया? आई नॉट कितना है, ई नॉट बाय जेड है, तो आई नॉट की जगह डाली ई नॉट बाय जेड, तो क्या हो गया, ई नॉट इंटू एक्स, ई नॉट इंटू एक्स बाय जेड आया। यस सर। ये एक्स था, ये आर था, ये जेड था और ये फाइव था, याद है? एक्स बाय जेड कितना हो जाएगा, साइन फाइव होगा। यस।
तो ये आपको और बताइए ना क्या चाहिए इसमें। पावर चाहिए, पावर निकल जाएगा। क्या है, या तो आप आई स्क्वायर या तो आई इंटू वी आर कर दो, है ना, या ई इंटू आई कॉस फाइव कर दो, आई इंटू ई कॉस फाइव कर दो, ई इंटू आई कॉस फाइव कर दो, या फिर आई इंटू वी आर कर दो। पावर इन कैपेसिटर आई आर एम एस इंटू वी सी इंटू कॉस 90 डिग्री जीरो। पावर इन इंडक्टर दिस इंटू कॉस 90 डिग्री जीरो। पावर के लिए आरएमएस यूज करते हैं, इतना ध्यान रखना हमेशा। पावर के लिए हमेशा क्या यूज करेंगे, आरएमएस यूज करेंगे। ओके, पूछो क्या पूछना है जी। इस फॉर्मूले, इस डायग्राम से सारे फॉर्मूले निकल जाएंगे। सर मुझे पावर इज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई है, वो आप डायग्राम देख के लिखे हैं। हाँ सर आपके डायग्राम में कहाँ दिख रहा था? बेटा, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, ईएमएफ और करंट का डॉट प्रोडक्ट करना है, तब पावर मिलेगा। अच्छा ठीक है। तो आरएमएस का डॉट प्रोडक्ट ना। आरएमएस का, हाँ, वो पावर के बेटा पावर आती है आरएमएस। ठीक है, आपको अगर पावर चाहिए इंडक्टर में तो क्या करोगे, वीएल आर एम एस आई आर एम एस कॉस 90 डिग्री जीरो। पावर चाहिए कैपेसिटर में तो क्या करोगे, वीसी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 90 डिग्री जीरो। पावर इन रेजिस्टेंस चाहिए तो क्या करोगे, वी आर आर एम एस आई आर एम एस कॉस जीरो। अरे वी आर एम एस, समझ में आई बात? हाँ सर। जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे सबके सब एक जगह स्ट्रक्चर में बन गए कि नहीं बन गए यहाँ पे? अब आपकी बुक्स में ना फालतू में पागल कर रखा है, दो डायग्राम बना दिए, एक फाइव पॉजिटिव वाला, एक फाइव नेगेटिव वाला। अरे यार, फाइव की वैल्यू नेगेटिव डाल देंगे, हमारा इसका पर्पस क्या है, फॉर्मूले निकालना है ना, है ना। और फाइव नेगेटिव होगा, वो अपने आप डायग्राम में आई ऊपर कर दोगे, बाकी सब काम अपने ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर। इतना ध्यान रखना, वी आर कैसे निकाला है, करंट के डायरेक्शन में ईएमएफ का कंपोनेंट है, और करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ईएमएफ का कंपोनेंट क्या है, वी एक्स। ओके, इसलिए जो दोनों डायग्राम है ना वो दिखने में थोड़ा डिफरेंट लगेंगे। जब करंट ऊपर चला जाएगा ना तो कंपोनेंट उल्टे करने पड़ेंगे, आया ना। मतलब फिर भी आप ईएमएफ की कंपोनेंट करोगे, उसका मतलब ये नहीं, वहां जाने पर का मतलब ये नहीं कि आप करंट के कंपोनेंट कर दिए। सारे फॉर्मूले याद हो गए कि नहीं हो गए? हम्म, देखा जाए ना तो आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, थोड़े बहुत चीजें छोड़ के, मतलब 90% खत्म हो चुका है चैप्टर। सर खत्म? 90%। अब बचा हुआ 10% में क्या है कि टॉपिक्स छोटे छोटे हैं, पर छोटे छोटे टॉपिक हैंडल करने में टाइम ज़्यादा लगता है बेटा। टाइम वाइज नहीं, कॉन्सेप्ट वाइज 90% खत्म हो चुका है। हाँ, कुछ चीज़ें मैं हायर लेवल पे लेके जाऊंगा तो वो ऑब्वियसली टाइम लगेगा, मतलब अभी टाइम आधा भी नहीं हुआ चैप्टर का, बट समझ गए ना बात को। आगे बढ़े, चलो फिर। सर ये ग्राफ याद रखने से हो जाएगा ना? ये डायग्राम है, ग्राफ नहीं है, फेजर डायग्राम। चलो, अब थोड़ा सा हम लोग एक बार अपना जो पावर है ना, एक बार उसको पूरा लिखते हैं, या जो करंट है उसी को एक बार पूरा लिखते हैं। पावर तो आई स्क्वायर आ रही है ना। पावर क्या है, आई आर एम एस स्क्वायर आर, है ना। लेकिन आई आर एम एस कितना है सर, ये है ई आर एम एस अपॉन अंडर रूट ऑफ
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। Z क्या हुआ? तो Z होगा ना। हाँ, बट ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर, यही है ना ये? ठीक है, अपन ने उस फॉर्मूले से के साथ अपन को जो करना था अपन ने कर लिया, z लगा के। थोड़ी बहुत चीजें तो और एनालाइज करनी पड़ेगी ना इसके बारे में भी। क्या एनालाइज करना पड़ा है बच्चा? कि ओमेगा को चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा, है ना? समझ में आई बात? हाँ सर। तो देखो, इफ ओमेगा इज इक्वल टू 0, z इक्वल्स टू इंफिनिटी, क्योंकि एक बार ओमेगा है, एक बार 1/ओमेगा है ना? एक बार ये इंफिनिटी हो जाएगा, क्यों ये इंफिनिटी हो जाएगा, राइट? समझ में आई बात? ध्यान दीजिए, ओमेगा इज इक्वल टू 0 को हम क्या बोलेंगे? डीसी करंट, राइट? डीसी करंट में ओमेगा 0 है तो करंट 0 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सर 1/ओमेगा c बहुत बड़ा हो गया, राइट? 1/ओमेगा c बहुत बड़ा हो गया, मतलब कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को अपने थ्रू पास नहीं होने देता। होने देता है क्या? कैपेसिटर चार्ज हो गया, कहानी खत्म, करंट पास करके दिखाए। समझ में आई बात? Yes, sir. कैपेसिटर अपने थ्रू डायरेक्ट करंट को पास नहीं होने देता। ये क्वेश्चन आता है, why do we say that capacitor does not allow direct current to pass through it? तो जवाब क्या है? The reactance of for DC omega is 0 and therefore the reactance of capacitor 1/omega c becomes infinity, so the current becomes 0. Okay? पर कुछ लोगों ने ऐसे आंसर दिए हैं एग्जाम में, सर ये कैपेसिटर है, डीसी आ रहा है, नहीं आने दिया, ब्लॉक कर दिया, और उसी कैपेसिटर में अगर एसी आएगा तो एसी ऐसा निकल गया। सर देखो, अच्छा एक्सप्लेनेशन है ना? आया ना? समझ में आया? हाँ अरे फर्जी है भाई, ऐसे नहीं होता। चलो, तो डीसी करंट को कभी भी कैपेसिटर पास नहीं होने देगा, क्योंकि ओमेगा 0 होगा तो XC इंफिनिटी हो जाएगा, ओमेगा इंफिनिटी होगा तो XL इंफिनिटी हो जाएगा, राइट? मतलब कि जब ओमेगा बहुत छोटा होगा तब भी करंट 0 है, जब ओमेगा बहुत बड़ा है तब भी करंट 0 है ना? तो अगर मैं ओमेगा और करंट का ग्राफ बनाऊं तो द ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है? एक पर्टिकुलर करंट ऐसा आएगा जब करंट मैक्सिमम होगा, एक पर्टिकुलर ओमेगा ऐसा आएगा जब करंट मैक्सिमम होगा। ठीक है? इस करंट को हम क्या बोलते हैं? ओमेगा आर। फॉर करंट टू बी मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम कब होगा? ई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, ओमेगा वेरी कर रहे, सिर्फ यही क्वांटिटी वेरी कर रही है ना। करंट टू बी मैक्सिमम ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c इक्वल्स टू 0, राइट? राइट और रॉन्ग? अरे ये 1/√LC कुछ दिन पहले देखा था क्या अपन ने? हाँ सर। ये नेचुरल ऑसिलेशन ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी सर्किट था कि नहीं था? तो भैया जब फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी तभी तो रेजोनेंस होगा, आया ना? Yes, sir. ठीक है? समझ में आई बात?
तो इसको एक बार कॉपी करेंगे सब लोग जल्दी जल्दी। तो आप देख रहे हो किस तरीके से आपके मैकेनिक्स का मैथ्स और इसका इस चैप्टर का मैथ्स एकदम इंटरट्वाइंड है एक दूसरे में। समझ समझ में आ रहा है? मतलब मैं बिना कुछ किए गेस कर सकता हूँ सर रेजोनेंस होगा तब करंट मैक्सिमम होगा। रेजोनेंस कब होगा सर? जब फोर्स की फ्रीक्वेंसी मतलब ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी आपके सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब 1/√LC से मैच कर जाए। हाँ या ना? हाँ सर। चलो आगे बढ़ जाए। अच्छा इसको आप टॉपिक क्या डालेंगे? आप लिखेंगे, अच्छा ये पावर था, आई लिख दिया मैंने यहाँ पे, प्लीज इसको पी कॉपी करिएगा। वेरिएशन ऑफ करंट एंड पावर विथ ओमेगा, ये टॉपिक है। तो करंट का वेरिएशन देख लिया? हाँ है ना? आगे बढ़े। ओके सर। तो अगला टॉपिक क्या है? अच्छा ये सर और पीछे अच्छा मुझे लगा इतनी देर में कॉपी हो गया होगा। हो गया सर। हो गया। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, एक सेकंड बेटा, कुछ तो बहुत ही धूल वूल आ गई कमरे में, पता नहीं कहाँ से। चलो तो अब पावर क्या होता है? I/RMS²R। तो इसलिए अगर मैं पावर और ओमेगा के बीच में ग्राफ बनाऊं तब भी मेरा ग्राफ सिमिलर ही बनेगा। ठीक है, ओमेगा रेजोनेंस पे पावर मैक्सिमम होगा, इसको मैंने P0 कह दिया। ठीक है, एंड देन ऑब्वियसली एक P0 होगा तो कहीं ना कहीं में P0/2 भी आएगा, राइट? है ना? इनके करस्पॉन्डिंग ओमेगाज आएंगे ω1 और ω2, राइट? यस और नो? तो ये जो रेंज आई है ओमेगा की, ω2 माइनस ω1, इसको हमने कहा डेल्टा ओमेगा। हमने क्या कहा? डेल्टा ओमेगा विच इज इक्वल टू ω2 माइनस ω1। नाम क्या दिया इसको? इसको हमने नाम दिया, ध्यान दीजिएगा, हाफ पावर बैंड विड्थ। अब ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपके क्वेश्चन में हाफ पावर बैंड विड्थ आपको फ्रीक्वेंसी में दी जाए,
तो डेल्टा एफ क्या हो जाएगा? डेल्टा ओमेगा बाय 2 पाई, है ना? अगर हर्ट्ज में दे रखा है तो डेल्टा ओमेगा निकालने के लिए ये मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा इंटरचेंजेबली यूज़ करता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है थोड़ी सी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेता हूँ। तो हाफ पावर बैंडविड्थ हो सकता है आपको ओमेगा के टर्म्स में दिया जाए, हाफ पावर बैंडविड्थ हो सकता है आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में दिया जाए, वैसे ओमेगा के टर्म्स में डिफाइंड। सो अगर हम अगर इस डेल्टा ओमेगा को कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा ओमेगा की वैल्यू मेरे ख्याल से आर बाय एल आती, मुझे याद नहीं है, शायद तक आर बाय एल ही है। आर बाय एल का डायमेंशन ओमेगा का आ जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, नहीं आर इक्वल टू, हाँ बिल्कुल सही है। डायमेंशनल एनालिसिस से कर सकते हो क्योंकि आर का डायमेंशन क्या है? ओमेगा एल का डायमेंशन वाला है ना, आर का डायमेंशन क्या है? एक्सएल वाला है, राइट? और एक्सएल कितना होता है? ओमेगा एल, ठीक है। इसमें इंटरेस्टिंगली कैपेसिटर का कोई रोल नहीं है डेल्टा ओमेगा में। ओके बेटा, ये कैसे कैलकुलेट होता है उस पर आता हूं मैं, पर डेल्टा ओमेगा कितना होता है? आर बाय एल। ओके बेटा, सर ग्राफ में राइट साइड वो असिम्प्टोट है कि जीरो को टच कर रहा है? एसिम्प्टोट है ना बेटा, आपको मैंने क्या बताया, जीरो कब होगा? जब ओमेगा इन्फिनिटी पहुंचेगा। हाँ तो फिर तो डेल्टा ओमेगा कितना है? आर बाय एल। अब इसको मैं डेरिवेशन नेक्स्ट पेज पे आगे चल के करा दूंगा, इनफैक्ट डेरिवेशन कराऊंगा नहीं, सिर्फ बता दूंगा, ऐसा से करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। सर क्लास कितने बजे तक चलेगी? बस यही वाला टॉपिक खत्म करके छोड़ देंगे, ठीक है। ठीक है सर। हो गया सर। हो गया, चलो। तो वी हैव डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू आर बाय, सॉरी ये हमने बिना ड्राइव के बोल दिया था। मेरे पास क्या है, ये इक्वेशन है, ओके। हाँ, मेरे पास पावर और ओमेगा के बीच में ग्राफ ऐसा है, थोड़ा छोटा बन गया ना, बड़ा बनाते हैं। ये ओमेगा रेजोनेंस है, ये पी नॉट है, ये पी नॉट बाय 2 है, दिस इज ओमेगा 1, दिस इज ओमेगा 2। so we have this sort of graph। अब मुझे पता है पावर होता कितना है, आई आर एम एस स्क्वायर आर, है ना? तो मैं अगर ओमेगा वेरी करूंगा तो रेजिस्टेंस तो वेरी करेगा नहीं, वेरी क्या करेगा? आई आर एम एस। मैं पावर को अगर आधा कर रहा हूं तो आई आर एम एस आधा हो जाएगा, मतलब फिर आई आर एम एस का स्क्वायर आधा हो जाएगा, मतलब आई आर एम एस 1/√2 टाइम्स हो जाएगा, है ना? तो इसलिए अगर मैं सेम ग्राफ बनाऊं करंट और ओमेगा के बीच में, तो ग्राफ का नेचर तो सिमिलर होता है, मतलब सिमिलर होता है, सेम नहीं होता, सिमिलर होता है। तो मेरा ग्राफ दिखने में तो ऐसा ही बनेगा, थोड़ा चौड़ा बनेगा। यहां पे मेरा आई नॉट होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा? आई नॉट बाय √2, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे, और ओमेगा रेजोनेंस पे आई नॉट। ओके, क्योंकि जब करंट 1/√2 टाइम्स होगा तो पावर 1/2 टाइम्स होगा, राइट? है ना? मानते हो इस बात को? मेरे ख्याल से 5 से 7 मिनट की क्लास और है, ठीक है। तो जो चीज समझ में नहीं आई बोलते जाओ। सर नहीं समझ आया, कहाँ से किए? मैंने बोला पावर आई आर एम एस स्क्वायर आर है, हाँ राइट? सर। तो आई आर एम एस स्क्वायर आर को अगर मेरे को आधा करना है तो आई आर एम एस को कितना करना है? 1/√2 करना है ना? हाँ सर। तो मतलब
आरएमएस वैल्यू जो आई नॉट थी उसकी जगह आई नॉट बाय रूट टू हो गई। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे पावर आधा होगा उस फ्रीक्वेंसी पे करंट 1/√2 टाइम्स होगा। कोई दिक्कत? नहीं सर, समझ गए सर। ओके, अब देखो मतलब क्या हो गया, मैं बोल रहा हूं कि अगर करंट इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट टू है, दैट मीन्स Z इज इक्वल टू Z0√2 है ना? हाँ सर। दिस मीन्स अब Z0 कितना है? R है ना, क्योंकि उसका x तो 0 हो गया। एज Z at ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा, R कितना होता है? इज कैपिटल R, राइट? क्योंकि x तो 0 हो गया था ना, ओमेगा L माइनस ओमेगा C को 0 किया था ना भाई हमने। ये देखो ना यार, इसको 0 किया था ना भाई हम लोगों ने। हाँ Yes, सर। sir. तो ये कब होगा? जब Z और R इक्वल होगा तो Z कितना हो जाएगा? R√2। चलो छोड़ो, Z0 कितना है? R है। दिस मीन्स अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर इज इक्वल टू R√2। दैट मीन्स R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर। दैट मीन्स X स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, राइट? अब देखिए यहां से बनती दो इक्वेशंस, x इज इक्वल टू R एंड x इज इक्वल टू माइनस R, राइट? है ना? समझ में आया? अब x क्या है? ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C इज इक्वल टू R। इससे दो ओमेगास मिलेंगे, ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C इज इक्वल टू माइनस R। इससे भी दो ओमेगा मिलेंगे, राइट? तो सर ऐसे तो हमको टोटल 4 ओमेगा मिलने चाहिए, हमारे पास तो 2 ही ओमेगा है ना? हाँ सर। क्योंकि तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। ओमेगा C है ये, ओके। समझ में आ रही बात? बोलो ना। यस सर। लेकिन जब आप सॉल्व करोगे ना तो यू विल फाइंड कि दोनों में एक एक ओमेगा निगेटिव आता है, उसको आप निग्लेक्ट करोगे। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ओमेगा 2, इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा ओमेगा 1, और आप दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा? R/L, ठीक है? इतना लंबा डेरिवेशन है, जनरली कम ही बुक्स में दे रखा है ये डेरिवेशन। डायरेक्टली याद करने के लिए बोल दिया कि डेल्टा ओमेगा कितना होता है? R/L होता है, ठीक है बेटा? हाँ सर। तो हाफ पावर बैंडविड्थ कितनी होती है? R/L। कोई दिक्कत? बोलो सर क्या चल रहा है सर, हाफ पावर बैंडविड्थ का क्या करेंगे हम? भैया हम ये पता लगाना चाहते हैं कि हमारा ये जो ग्राफ है कितना चौड़ा या कितना पतला है। अगर सोचो ये डेल्टा ओमेगा बड़ा है तो ये ग्राफ चौड़ा होगा, और अगर डेल्टा ओमेगा छोटा है तो ग्राफ शार्प होगा, हाँ या ना? हाँ सर। राइट? यस सर। तो बेसिकली अब इसका अगला टॉपिक लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, मतलब इसी टॉपिक का कंटिन्यूएशन है इसलिए वो, ठीक है? ना तो कॉपी कर लिया, नेक्स्ट स्टेज पे आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा, आज की क्लास खत्म हो जाएगी। हो गया सर। हो गया? चलो फिर, तो हमारा अगला टॉपिक है क्यू फैक्टर। क्या है? क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। पूरा नाम सोचोगे तो क्या है? क्वालिटी फैक्टर। हालांकि लिखा नहीं रहता तो क्यू फैक्टर लिखते हैं। क्यू फैक्टर का मतलब क्या है? क्वालिटी फैक्टर है। बेसिकली इट इज डिफाइंड एज क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू ओमेगा रेजोनेंस अपॉन डेल्टा ओमेगा, दैट इज इक्वल टू R/L अपॉन 1/√LC। अब बोलो सर इसका क्या मतलब है? जबरदस्ती क्यों डिफाइन कर दिया, है ना? क्यों पूछा सर, क्यों है ये क्वालिटी फैक्टर?
हाँ सर। वैसे तो इसकी डेफिनेशन मैथमेटिकल है, बट बहुत सर सही रीजन से ये डिफाइंड है। हाँ बेटा बोलो। सर हम्म। सर ओमेगा आर इक्वल टू 1/√LC है ना? हाँ अच्छा, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी 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 भाई, मेरे को कुछ तो गड़बड़ आ रही है भाई। डेल्टा ओमेगा आर। मेरा आंसर उल्टा पुल्टा आ रहा है। मैंने बोला ठीक है, जो आ रहा है सो आ रहा है, वैसे लिख रहा हूँ। हाँ, ओमेगा हर कितना है? 1/√LC, और डेल्टा ओमेगा कितना है? R/L, दैट इज इक्वल टू 1/R√LC, राइट। हाँ ये बेटर, ये सही है। चलो, ये क्वालिटी फैक्टर है। ओके, आप बोलोगे सर इसको क्यों डिफाइन किया हमने, तो बात समझो। बीच में ऑप्टिक्स आएगा, उसको छोड़ दो अगर, तो अभी से लेकर, इनफैक्ट ऑप्टिक्स में भी कुछ पार्ट उसमें यूज होगा, तो अभी से लेकर क्लास 12th का जो पूरा का पूरा आपका सिलेबस है ना, उसका एक स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर कोई नहीं पहचानता। स्ट्रक्चर पता कैसे? स्ट्रक्चर ऐसे कि आपको अभी से लेकर शुरुआत करेगा और क्लास 12th के अंत तक आपको ये बता देगा कि आखिरकार हमारा रेडियो काम कैसे करता है, और उसी का एडवांस लेवल क्या है, हमारा टीवी कैसे काम करता है, हमारे सारे के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, अभी से लेकर वो शुरू करेगा। ठीक है, तो सर उसमें इसका क्या यूज है? हम बताना चाहते हैं कि हमारा रेडियो कितना अच्छा है। क्वालिटी फैक्टर किसकी है? ये रेडियो के सर्किट की। जो रेडियो का सर्किट है उसमें एल, सी और आर तीनों होते हैं। आप बोले सर क्यों होते हैं? देखो, एल और सी को जब हम नॉब घुमाते हैं ना फ्रीक्वेंसी चूज करने के लिए हमारे स्टेशन की, घुमाते कि नहीं घुमाते हो रेडियो में? हाँ सर। 93.5 FM, 95.2 FM, जो भी होता है ना, ये जो हाँ। FM पकड़ने के लिए जो आप नॉब घुमाते हो, उससे क्या होता है? उससे आपके रेडियो के अंदर जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसके प्लेट के बीच में या तो सेपरेशन चेंज होता है, या उसके बीच का जो एरिया है ना, वो ओवरलैप वाला एरिया, वो चेंज होता है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटेंस चेंज करते हैं हमारे कैपेसिटर का। ओके बेटा, सर तो चेंज करके फायदा? चेंज करके क्या फायदा है कि हम इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। वी align this resonance frequency with the frequency of the station that we want to hear. Okay? हाँ सर। सर स्टेशन का फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं। वो जो 93.5 FM और 95 FM होता है, 95 क्या है बेसिकली? उसकी फ्रीक्वेंसी तो है। ओह अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, तो वो जो आप उसे घुमाते हो ना, तो आप उसमें हर्ट्ज चेंज कर रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो, तो अपने रेडियो के सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को आप इक्वेट करते हो किससे? विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेशन। जब दोनों इक्वल हो जाते हैं हमारा गाना बजने लगता है। ठीक है, अब देखो तो सर ये क्वालिटी फैक्टर कहां से आ गया? देखो भाई, मेरे पास दो तरीके के ग्राफ है। एक ऐसा, इसमें क्या है, क्वालिटी फैक्टर हाई है, और एक ऐसा, इसमें क्या है, क्वालिटी फैक्टर लो है। आप बोलोगे सर आपको क्या चाहिए, हाई क्वालिटी चाहिए कि लो क्वालिटी चाहिए? देखते हैं। हमें स्टेशन कोई भी रेडियो सुनना है अगर, चलो एक काम करते हैं, ये तो थोड़ा वो ऐसा हो गया कि दोनों का ओमेगा आर मैंने अलग अलग कर दिया। ओमेगा आर को सेम रखते हैं। ओमेगा आर को सेम रखते हैं दोनों का। तो आपको क्या लगता है किसमें मेरे को गाना अच्छे से सुनाई देगा, सर्किट 1 में कि सर्किट 2 में? सर 2 में। 2 में ना, क्योंकि इजीली पकड़ लेगा स्टेशन को। हाँ या ना? हाँ सर। मतलब वो सिर्फ यहीं पर नहीं पकड़ रहा है स्टेशन, इसके आसपास भी अगर आप 93.5 के आसपास भी अगर लगा देते हो तो गाना बजने लगेगा। हाँ या ना? हाँ सर। पर बेटा अगर आसपास में गाना बजने लगेगा तो जब आप 93.5 लगाओगे तो 95 भी तो बजेगा, तो आपको दो गाने एक साथ सुनाई देंगे। अच्छा लगेगा? नो सर। इसीलिए इसकी क्वालिटी लो है। जितना शार्प उतना अच्छा क्वालिटी। देखिए इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं, क्वालिटी की डेफिनेशन नहीं है। ओके,
समझ में आई बात? क्यू फैक्टर की डेफिनेशन नहीं है, पर जितना अच्छा क्यू फैक्टर होगा उतना बढ़िया हमको एक गाना सुनाई देगा, नहीं तो, और जितना घटिया क्यू फैक्टर होगा उतना आसपास की फ्रीक्वेंसीज में सुनाई देगी, उतने दूसरे सर्किट के, दूसरे रेडियो स्टेशन के गाने भी सुनाई देंगे। हाँ बोलिए। तो ये क्वालिटी क्वालिटी तो ऐसा है क्या साउंड जो मेरे पड़े थे साउंड, तो ये नहीं नहीं क्वालिटी नहीं साउंड नहीं 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 नहीं, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट की क्वालिटी है, इसका उस साउंड की क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ सर। नहीं समझ में आया? सर आ गया। सर हो गया। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास के 2-3 टॉपिक लिख लो, ज़्यादा बचा नहीं सर, इसमें मैंने ये दूसरा टॉपिक शुरू कर दिया तो मतलब ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म ही हो जाता है। नेक्स्ट क्लास के टॉपिक्स क्या क्या हैं? सबसे पहले तो है मेरे पास क्या बोलते हैं इसको, चोक कॉइल। हालांकि आजकल यूज़ नहीं होता, बट फिर भी चोक कॉइल पढ़ना ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। दूसरा क्या है, चोक कॉइल तो बचा था, हाँ, ट्रांसफार्मर। तीसरा है पैरेलल एसी सर्किट, मतलब वही इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में लगा के देखेंगे। और चौथा, वो आप लोगों के रिस्पॉन्स पे और अगली क्लास में कितना टाइम बचता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, मैं लूँगा कि नहीं लूँगा, या मेरा मन भी करता है कि उसमें बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एनालिसिस होती है सर्किट की, वो शॉर्ट में लूँगा, डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर मेरे को डिटेल में जाना होता तो मेरे को आज से शुरू करना था, तो मतलब इस जो मेरे पढ़ाने का जो तरीका था इस चैप्टर का वो अलग होता, लेकिन उस डिटेल वाले तरीके से अगर मैं अभी से ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाले एनालिसिस से सर्किट को सॉल्व करना शुरू कर देता तो आपको ये चैप्टर समझ में कुछ नहीं आता। ठीक है, तो अभी सब कुछ कम से कम क्लियर है ना, चैप्टर कैसे काम कर रहा है, कुछ एसी सर्किट कैसे काम करता है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एसी का सीरीज सर्किट, देखो मुझे मालूम है ऐसा चैप्टर है, सब कुछ अजीब अजीब सा है, तो दिमाग में एक बार में बैठा नहीं होगा, हाँ सर। क्योंकि फोर्स नहीं है इसमें, एनर्जी नहीं है इसमें, अलग चल रहा है कुछ कुछ, राइट? तो यस। इसको रिवीजन आपको इसकी बार बार करना पड़ेगा। मैं बोलूँगा कल की क्लास से पहले कम से कम 2 बार रिवाइज करके आइएगा, एक बार आज और एक बार कल क्लास से पहले फिर से। ठीक है, ठीक है सर। ओके, तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाय सर। बाय बेटा।